अरविंद केजरीवाल और शरद सिट्टी की जो कहानी है, और इसमें वसूली और उगाही जो एकदम सामने सीधे प्रमाण के साथ आई है। गुनहगार तो नरेंद्र मोदी है, उन्हें जाना चाहिए जेल में, अरविंद केजरीवाल को डाल दिया जेल में, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है। उस पावर का इस्तेमाल करके जिसने घूस लिया, जिसने एक्सटॉर्शन लिया, फिरौती ली, जो सीधे सामने पकड़ा गया, सामने है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया तो आप जानते ही हैं, सांस लेने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, जिस चैनल पर भी जाइए, आपको अरविंद केजरीवाल को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस उनको फांसी ही होने वाली है। अब कितने दिन तक जुल्म ढाएंगे नरेंद्र मोदी, और कितने दिन तक। मेरे दोस्त, मैं थोड़े पहले बताया कि नरेंद्र मोदी के सामने इमरजेंसी लगाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। वो किसी भी कीमत पे सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, और उन्हें पता चल चुका है कि वो हार रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए, जेल जाने से अपने आप को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी भारत में इमरजेंसी तक लगा सकते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि सत्ता में बने रहने तक ही वो बाहर रहेंगे। वरना इतने गुनाह किए हैं, इतने अपराध किए हैं, वो सब सामने है। और अभी एक गुनाह सामने आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगा दी कि किसी भी कीमत पे वो बाहर ना आए। सुप्रीम कोर्ट के दखल से वो बाहर आया। आपने देखा, क्या छुपाना चाहते थे? क्या एक चोर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो जब वो सब सामने आने ही नहीं देना चाहता, यही उसके चोरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। वो काला धन जो नरेंद्र मोदी गायब करके, जिसका इस्तेमाल करके पूरे देश को खरीद करके अडानी जैसे माफियाओं को देना चाहते हैं, उसके ऐसे बहुत से किस्से सामने आएंगे और आते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी पर्दाफाश किया, मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अडानी के गुनाह पर कोई जांच ही नहीं होने दी, संसद में भी लोगों ने मांग की। मेरे दोस्त, क्या आपको यह बात सीधे सीधे सामने सटीक और वित्त प्रमाण नहीं दिख रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा, अकेले इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा नरेंद्र मोदी को कहां पहुंचा सकता है, यह अंदाजा आपको होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आने दो नोटिस, एक नोटिस, दो नोटिस, तीन नोटिस, चार नोटिस, पांच नोटिस आती रहती है और इग्नोर करते रहते हैं। इंतजार करते हैं केजरीवाल कि चिढ़ करके कब ये हमें गिरफ्तार करेंगे और अंदर ले जाएंगे। थोड़ा नरम, थोड़ा गर्म। एक बार वो मंच पर आते हैं, कहीं भाषण देते हैं, कहीं सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, तो वही बात फिर दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं कि अडानी का तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो मोदी का है। इसी बीच मामला फंस जाता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है केस इलेक्टोरल बॉन्ड का, फैसला आ जाता है, नाम सब सामने आ जाते हैं। अपने मोटा भाई का भी नाम आ जाता है, पार्टी का नाम आ जाता है, वो सारे कनेक्शन बाहर आ जाते हैं। इस तरह की न जाने हजारों कहानियां सामने आती हैं, वसूली की, उगाही की। लेकिन कोई क्या कर लेगा? जब तक मोटा भाई है प्रधानमंत्री, तब तक कोई क्या कर लेगा? सब कुछ चलता रहता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन केजरीवाल समझौता नहीं करते। ऑफर ऑफर भी पीछे से दिया गया होगा, बुलाकर धमकाया गया होगा कि तू भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, अपने पार्टी का, आप पार्टी का विलय कर ले। जो भी किया गया होगा, किया तो जरूर गया होगा। लेकिन वही कहा ना, केजरीवाल पढ़े लिखे और अनपढ़ में थोड़ा यही अंतर होता है। अनपढ़ गुस्से से सोचता है, बदले पर उतर आता है, और पढ़ा लिखा देखता है, समझता है, और फिर उसके पेशेंस की परीक्षा लेता है। केजरीवाल चिढ़ाते रहे, मोदी को गुस्सा आता रहा। अंत में गुस्सा इतना बढ़ गया कि उठाकर अंदर कर दिए। और यही चाहते थे केजरीवाल। अब अंदर हैं, अब अंदर से कह रहे हैं हम अंदर से ही सरकार चलाएंगे, इस्तीफा भी नहीं देंगे। और यही तो चाहते थे केजरीवाल।
इसीलिए तो नरेंद्र मोदी को चिढ़ाते थे, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी की पोल खोली कि अडानी तो नाम है, बस सारा माल ही मोदी का है। और ये जब देखोगे तो आपको भी सच लगेगा, ये कहानी यूं ही है, इसे यूं भी मान लेंगे तो आपको ये आज की तस्वीर इसमें सीधे सीधे नजर आएगी। इस पे एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, अगर कोई फिल्मकार या जो द कश्मीर फाइल्स बनाए थे अगर वो चाहे तो बना सकते हैं। द इलेक्टोरल बॉन्ड फाइल, चैप्टर 1, अरविंद केजरीवाल जेल में, और इस तरह से कम 1000 एपिसोड बनेंगे नरेंद्र मोदी के इस तरह के गुनाहों के। जैसे अभी मैंने बताया कि 60 करोड़ रुपया उगाही में ले लिया सिर्फ ईडी से बचाने के नाम पर, पैसा भी लिया और केजरीवाल को फंसवाया भी। दो काम किया, एक तीर से दो शिकार, घूस भी ले ली, उगाही भी कर ली, और उधर केजरीवाल को भी फंसा दिया। उसके जरिए न जाने और 2-4 कितने लोगों को, मेरे ख्याल से कविता करके एक नेत्री हैं, नेता हैं यहां की, आंध्रा की, उनको, या फिर ऐसे कई लोगों को और घसीट करके अंदर डाल के रखा है। उनमें से और भी कितने लोग अप्रूवर, मतलब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए होंगे जान बचाने के लिए। अब मोदी जी का गुस्सा तब शांत होगा जब अरविंद केजरीवाल को फांसी चढ़ा देंगे, है ना? नहीं, सोचते तो यही होंगे। अरविंद केजरीवाल भी खिलाड़ी, वो भी उसी स्कूल से आए हैं जिस स्कूल से ये आए हैं। आपको याद होगा, मैं बहुत पहले कह चुका हूं, बार बार कहता हूं कि अन्ना हजारे को घुट्टी पिलाकर दिल्ली लाने वाले रामदेव और आरएसएस ही थे। रामदेव तो पीछे हट गए थे किसी कारणवश, छोड़िए उसको कभी और बताएंगे। लेकिन आरएसएस तो झंडा से लेकर चटाई तक का प्रोवाइड किया था, खाने से लेकर सब कुछ अन्ना आंदोलन को आरएसएस ने ही दिया था। कहने का मतलब अरविंद भी उसी स्कूल से आए हैं। अब पढ़ लिखकर बच्चा बाहर निकल गया तो अपने तरीके सोचेगा, वो अपने तरीके से रह रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि जिस स्कूल से मोदी आए हैं उसी स्कूल से अरविंद केजरीवाल भी आए हैं। मुकाबला कांटे की है। आगे क्या होगा मेरे दोस्त? अब अगर मैंने कहा कि ये छोटी सी कहानी, ये छोटी सी बात आपको राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा हजारों तरीके से, हजारों प्रूफ के साथ, हजारों विधि से आप तक पहुंचाया जा रहा होगा, पहुंच रहा होगा, और वो सच है। गोदी मीडिया तो इसमें मुंह नहीं खोलेगा। हम और आप चाहे जितना चिल्ला लें उसका कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन कहानी यही है। अब रही बात कहानी की, अगर एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हो, एक अच्छा कहानी लेखक हो, एक अच्छा हो, तो द इलेक्टोरल बॉन्ड्स फाइल्स भी एक अच्छी फिल्म बन सकती है। और वैसे भी मोदी जी को प्रचार ही चाहिए। मोदी जी का तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन यह निश्चित है, जो कि आपके सामने आई है, बहुत साधारण तरीके से मैंने आपके सामने रखा और बताया कि नरेंद्र मोदी ने वसूली भी की और उसी आदमी के जरिए अरविंद केजरीवाल, उनके आप पार्टी को फंसाया भी, उनके लोगों को और उनको भी फंसाया भी। और यह कहानी एक नहीं है, मैंने कहा हजारों कहानियां आज आपके सामने हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। वो एक एक कहानियां आपको एक एक तरीके से, एक एक नामों से, एक एक लोगों से आप तक पहुंचती भी होंगी। मैं बहुत ज्यादा नाम लेकर, तथ्यों को आगे रख करके उन सब चीजों को पर नहीं बोलता, लेकिन इस कहानी से आपको मैं ये बताने की कोशिश किया मेरे दोस्त कि मैं नहीं समझता कि इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री
इतना गिरकर भ्रष्टाचार किया होगा। आपको भी यह जरूर लगेगा मेरी बात सच। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कुर्सी के लिए इस हद तक आगे निकल जाएगा, इस हद तक देश को बेच डालेगा, इस हद तक देश के साथ धोखा करेगा, इस हद तक देश को गुमराह करेगा, जुमले बोलेगा, जुमले छोड़ेगा, इसका अंदाजा तो किसी को नहीं होगा। खैर, इसका अंदाजा तो आरएसएस को भी नहीं, इसीलिए आरएसएस भी अब मैदान से पीछे हट रहा है मोदी का साथ छोड़ करके। तो मेरे दोस्त, ऐसी अनेकों कहानियां आप भी ढूंढिए, देखिए आपके आसपास, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे बड़े लाभान्वित होने वाले तो मोदी जी ही हैं। ईडी से उठवा लिया, पैसा लिया, छोड़ दिया, मतलब बॉन्ड लिया, छोड़ दिया, बॉन्ड लिया, बिजनेस चाहिए, बॉन्ड लिया, बिजनेस दे दिया, बॉन्ड लिया, बिल पास कर दिया, ईडी के जरिए अनाप शनाप केस डाल करके जेल में डाल दिया, बाहर निकलने के लिए बॉन्ड लिया। किसी की कंपनी पर नजर पड़ गई, उस कंपनी को अपने अडानी भाई को देना है, उसको भी घसीट लिया, बॉन्ड भी लिया और कंपनी भी ले ली। ऐसे भी उदाहरण आपके सामने आए हैं। धन भी लिया और धर्म भी ले लिया, माने पैसे भी लिए और बदनाम भी कर दिया, बेइज्जत भी कर दिया। जो था उसके पास, जो व्यापार बिजनेस जिसके जरिए वो दे सकता था, वो भी छीन लिया। खेल यही नहीं रुका। जो ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी के पास थी विदेशों में, उसको भी बॉन्ड में कन्वर्ट करना था, उसको भी व्हाइट करना था। तो फॉल्स कंपनियां, सेल्स कंपनियां बनाकर उससे भारत में पैसे लाकर ऐसे ही कमजोर कड़ियों के जरिए जो बिजनेस में कहीं छोटी मोटी गलती करते हुए पकड़े जाते हैं, उनको उठाकर ईडी में डाल देते हैं। उनकी ही कंपनी के जरिए, उनसे ही फॉल्स कंपनियां बनवाकर उनकी ही कंपनी के नाम से बॉन्ड अपने पार्टी में और दूसरों को, या ये खेल चल रहा है। मेरे दोस्त, अगर ये खेल और ये कहानी अगर के पीछे, पर्दे के पीछे अगर कोई रोल है इस कहानी के पीछे, इस खेल के पीछे, तो वो सबसे बड़ा रोल है काले धन का, ब्लैक मनी का, जिसको नरेंद्र मोदी ने सामने आने ही नहीं दिया, देश को मिलने ही नहीं दिया। भले ही अपने बात को जुमला कहलवा लिया, खुद को जुमलेबाज स्वीकार कर लिया, लेकिन उस काले धन के लालच में नरेंद्र मोदी देश की ऐसी तैसी कर डाली। वो काला धन इस देश के लिए अभिशाप बन गया। वो काला धन अगर डूब जाता, कहीं खत्म ही हो जाता, होता ही नहीं तो अच्छा था। लेकिन उस काले धन के जरिए नरेंद्र मोदी उसे अंडरग्राउंड से ला करके जो देश की सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद करके अडानी को जो सौंपा, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेल हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे जो भी, चाहे बिजली हो, चाहे कोयला हो, चाहे पानी हो, चाहे उर्वरक हो, चाहे कृषि संयंत्र हो, सब कुछ जो अडानी को सौंपा, या अडानी जैसे कुछ गुजराती चोर माफियाओं को सौंपा, कुछ की बात कर रहा हूं, सारे गुजरातियों की नहीं, सौंपा। ये बहुत बड़ा खतरनाक हो गया। और इससे बहुत बड़ा खतरा आगे आने वाला है। इसको मैं बहुत बार कह चुका हूं। ये देश नरेंद्र मोदी की जो सोच है, अगर उस सोच से सब कुछ उनके अनुसार चलता रहा, तो ये देश कुछ चंद 2-4 गिने चुने गुजराती माफियाओं का गुलाम बनकर रह जाएगा। और वही हुआ है, वही हो रहा है। और बड़ी सफलतापूर्वक नरेंद्र मोदी ने इसे कर डाला, लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटकर, लोगों को जाति संप्रदाय में बांटकर, लोगों के सामने ऐसे मुद्दे रखकर जो देश या आम आदमी से संबंध ही ना रखते हों, जैसे सीए हुआ, 370 हुआ,
या ऐसे बहुत से 3 तलाक हुआ, ऐसे बहुत से मुद्दे जिनका कोई सरोकार नहीं है आम आदमी के विकास, रहन सहन या उसके जीवन से। क्या फर्क पड़ा 370 हटने या रहने का उन 80 करोड़ लोगों पर जो 5 किलो अनाज की लाइन के लिए भीख का कटोरा लिए खड़े हैं? क्या फर्क पड़ेगा? और क्या फर्क पड़ा? सीए से उस कटोरा लिए हुए जनता, जो 80 करोड़ जनता जिनके हाथों में नरेंद्र मोदी ने कटोरा थमा दिया और गर्व से कहते हैं कि हम इन्हें भिखारी बना दिया, उनके जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा? सीए से कोई आएगा, रहेगा, नहीं रहेगा, जाएगा, किसी को नागरिकता मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या फर्क पड़ेगा? देश के विकास पर क्या फर्क पड़ेगा? आज लोग अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए युद्ध क्षेत्र में भी जाने के लिए तैयार हैं। इजराइल जाकर के लोग अपने जान को दांव पर लगाकर 2 रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी भारत नरेंद्र मोदी ने यह हाल कर दिया है भारत का, सपना बेचकर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, न जाने क्या क्या। मेरे दोस्त, अरविंद केजरीवाल और शरद सिट्टी की जो कहानी है, और इसमें वसूली और उगाही जो एकदम सामने सीधे प्रमाण के साथ आई है, गुनहगार तो नरेंद्र मोदी है, उन्हें जाना चाहिए जेल में, अरविंद केजरीवाल को डाल दिया जेल में, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है। उस पावर का इस्तेमाल करके जिसने घूस लिया, जिसने एक्सटॉर्शन लिया, फिरौती ली, जो सीधे सामने पकड़ा गया, सामने है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया तो आप जानते ही हैं, सांस लेने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, जिस चैनल पर भी जाइए, आपको अरविंद केजरीवाल को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस उनको फांसी ही होने वाली है। अब कितने दिन तक जुल्म ढाएंगे नरेंद्र मोदी, और कितने दिन तक? मेरे दोस्त, मैं थोड़े पहले बताया कि नरेंद्र मोदी के सामने इमरजेंसी लगाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। वो किसी भी कीमत पे सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, और उन्हें पता चल चुका है कि वो हार रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए, जेल जाने से अपने आप को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी भारत में इमरजेंसी तक लगा सकते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि सत्ता में बने रहने तक ही वो बाहर रहेंगे। वरना इतने गुनाह किए हैं, इतने अपराध किए हैं, वो सब सामने है। और अभी एक गुनाह सामने आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगा दी कि किसी भी कीमत पे वो बाहर ना आए। सुप्रीम कोर्ट के दखल से वो बाहर आया। आपने देखा क्या छुपाना चाहते थे? क्या एक चोर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो जब वो सब सामने आने ही नहीं देना चाहता, यही उसके चोरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। वो काला धन जो नरेंद्र मोदी गायब करके, जिसका इस्तेमाल करके पूरे देश को खरीद करके अडानी जैसे माफियाओं को देना चाहते हैं, उसके ऐसे बहुत से किस्से सामने आएंगे और आते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी पर्दाफाश किया, मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अडानी के गुनाह पर कोई जांच ही नहीं होने दी, संसद में भी लोगों ने मांग की। मेरे दोस्त, क्या आपको यह बात सीधे सीधे सामने सटीक और वित्त प्रमाण नहीं दिख रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा, अकेले इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा नरेंद्र मोदी को कहां पहुंचा सकता है, यह अंदाजा आपको होना चाहिए। पूरे देश को सीधे नरेंद्र मोदी ने लूटा है। वो जिस पैसे का, जो पैसा चंदा के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उनके पास या किसी के पास भी गया है, वो पैसा आम आदमी का है। अगर किसी फार्मा कंपनी ने नरेंद्र मोदी को पैसा दिया उगाही के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में, वो असली दवाई बनाकर आपको देगा? अंदाजा लगा लीजिए। और अगर बनाकर देगा भी, चलो असली ही बना के देगा, तो जो 55 करोड़ नरेंद्र मोदी को
उगाही के रूप में दिया, वो पैसा हमसे और आपसे ही दवाइयों के दाम के रूप में वसूलेगा। और जहां से भी, जिस तरह से भी, मान लीजिए किसी कंपनी ने, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, मान लीजिए कि जहां से भी पैसा आया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, वो पैसा हमारा और आपका ही था। मान लीजिए हो सकता है वो पहले वो कंपनी दे दिया, बाद में अपने सामान का दाम बढ़ाकर हमसे और आपसे वसूलेगी। यानी वो पैसा उसने नहीं दिया। एक व्यापारी 1 रुपया भी किसी को नहीं देता, वो हमसे और आपसे वसूलेगा। इतनी समझ तो नरेंद्र मोदी को भी है, इतनी समझ तो दूसरे सभी को है। और सिर्फ यही नहीं, अगर मान लो ब्लैक मनी फोर्ज कंपनियां बनाकर, सेल्स कंपनियां बनाकर भारत में लाया गया और उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, वो पैसा भी तो आपका ही था। अगर संसद में कानून बनाया गया होता, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया होता, तो वो पैसा सरकार के पास आता, वो पैसा आम आदमी के विकास में लगता, वो पैसा, उस पैसे का कुछ हिस्सा हमारे आप जैसे लोगों तक पहुंचता। अगर वो पैसा आता तो आज आपको 100 रुपए पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता। वो अगर वो पैसा आता ईमानदारी से सरकार के खजाने में, हो सकता है तब भी खरीदना पड़ता, क्योंकि लुटेरा तो बैठे है यही। उस तरह से नहीं लूटेगा तो इस तरह से लूटेगा। कोई तर्क नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक शब्द भी नहीं बोला, और यही उनका ट्रैक है। जब पकड़े जाते हैं तो सांस रोक लेते हैं, चुप हो जाते हैं, सामने ही नहीं आते, बोलते ही नहीं। वैसे भी मीडिया के लिए उपलब्ध है नहीं। मीडिया में भी आएंगे तो भाषण देके चले जाएंगे, कुछ डाबर चैनलों पर, दलाल चैनलों पर, गोदी चैनलों पर। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं कि कोई उनसे सवाल पूछे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी बताएंगे कि जो पैसे चाहे उनको मिले चाहे किसी को भी मिले, वो पैसे कहां से आए और वो पैसे किसके हैं, बस यही बता दें। चलिए ठीक है, वो पैसे किसी व्यापारी ने दिया। मान, आपको पता होगा, आप जानते हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने पैसा दिया जिन्होंने बिजनेस किया ही नहीं, एक छोटा सा ऑफिस रखे हैं बस। ऐसे लोगों ने पैसा दिया है जिन्होंने एक पैसा भी अपने बिजनेस में नहीं कमाया। ऐसे लोगों ने पैसा दिया है जो बाद में डिफॉल्ट कर गए हैं, बैंकों का लूट लिया है। कहां कहां से बंदरबाट की गई आप समझिए। मान लीजिए 10,000 करोड़ किसी पर लोन है और नरेंद्र मोदी ने, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ तक बिजनेसमैनों का, उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया, और वो भी वही अपने लोगों का। अब उसमें से अगर वो चंदा के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 50% दिया, पैसा किसका है, गया किसका? बैंक में जो पैसा आता है, मतलब ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, ये माफिया तो बैंकों से पैसा उठाकर बिजनेस करते हैं, और करते भी हैं। जब देखते हैं नहीं देना है तो पहले बिल्कुल डिफॉल्ट करेंगे, नहीं तो छोड़कर भाग जाएंगे देसी। लेकिन बैंकों में पैसा डालता कौन है? हम, आप, साधारण सा किसान, साधारण सा नौकरी पेशा आदमी, मजदूर अपने अच्छे बुरे दिनों के लिए पैसा डालता है। ये नहीं डालते, ये तो सिर्फ लूट के भाग जाते हैं। हमारे अपने ही किसान हमारे अपने बीच से छोटे छोटे, थोड़े थोड़े पैसों के लिए आत्महत्या कर रहा है, और ये बैंकिंग के जाल के जरिए हमारे और हमसे और आपसे पैसा लेकर बैंक में जमा करवाते हैं, और वो अडानी जैसे लोगों को देकर राइट ऑफ करते हैं, मतलब मुफ्त में दे देते हैं। किसका? नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर के बताएंगे कि ये पैसा जो चंदे के रूप में, ठीक है, पहले भी आता है, अब भी आता है, पहले भी आया, अब भी आया, पैसा किसका था, किसका है, ये तो बताओ। ये पैसा उन्हीं का है जिनके हाथों में कटोरा थमा दिया है आपने। 80 करोड़ उस जनता का है जिनके हाथों में कटोरा थमा दिया। ये पैसा उसी का है जो आज रिक्शा चला करके, मोटा छोटा कुछ भी काम करके, मनरेगा में मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा है। यह पैसा इस देश की 140 करोड़ जनता का है, कुछ चोरों माफियाओं को छोड़कर।
जो बैंकों से लूटते हैं, और वो भी 80% आपके भाई बंद हैं। नरेंद्र मोदी, देश को बताइए वो पैसा किसका है जिसके बारे में देश को जानने भी नहीं देना चाहते थे आप। आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। आपकी चोरी, आपकी डकैती, आपकी लूट, दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड और भ्रष्ट आप हैं। लेकिन आप बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, और इन देशवासियों के सामने परोस देंगे वही हिंदू मुसलमान का मुद्दा, जाति का मुद्दा, संप्रदाय का मुद्दा, उसी में उलझ कर रह जाएंगे। अब जब आपको लगने लगा कि ये सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं, आपके पाप इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आपके शक्ल में आपके सामने आ चुका है, एक आदमी भी आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं, तो आपने क्या किया? तब आप कोरिया का लोकतंत्र यहां लाने की कोशिश करने लगे। अघोषित इमरजेंसी से अब फुल इमरजेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। किस हद तक और कहां तक और कब तक? मोदी जी, हिसाब तो देना ही पड़ेगा, कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपके एक पाप का कागज देखा, दिखवाया और मंगवाया और लिया। ऐसे बहुत से पाप आपके हैं। राफेल घोटाला, शेयर मार्केट घोटाला, अडानी घोटाला, अडानी कांड, न जाने कितने अनगिनत, जीएसटी कांड, नोट लॉन्चिंग 2000 का नोट लॉन्चिंग कांड, एक से एक कांड, एक से एक घोटाले आपके नाम हैं। अब बंद लिफाफों से काम नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। लगा लीजिए, इमरजेंसी लगा दीजिए। अघोषित इमरजेंसी से दूसरे सामने जो चुनाव लड़ेंगे उनके खाते बंद करके या उनको जेल में बंद करके चुनाव फिर भी नहीं जीत पाओगे। इससे फायदा क्या है? एक रास्ता, एक और अंतिम रास्ता आपके पास अभी भी बचा है। देश को पर इमरजेंसी लगा दीजिए, सबको बंद कर दीजिए और कुछ दिन राज कर लीजिए। इसके अलावा तो आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है नरेंद्र मोदी जी। केजरीवाल को अब ये दो घटनाएं एक साथ आसपास हो गई। केजरीवाल को आप अपने प्लानिंग के अनुसार अंदर ले गए, अपने छोटे का इस्तेमाल करके, शरद शेट्टी को ब्लैकमेल करके। लेकिन ये उधर कांग्रेस का खाता सीज करके, लोगों को जेल में डालकर, लोगों को चुनाव मैदान से हटाकर आप सोचते हैं कि आपको पूरी जनता वोट देगी, तो इसे क्या कहेंगे? ये तो इसे यही कहेंगे ना, कोरिया का क्या है, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, क्या है, नॉर्थ कोरिया का लोकतंत्र, कि भाई आप वोट दो, लोकतंत्र है, हमको ही वोट देना पड़ेगा। देखिए कब तक और कितनी दूर तक आप अपने पापों का साम्राज्य चला पाते हो नरेंद्र मोदी जी। हिसाब तो देना ही पड़ेगा, पेपर तो दिखाने ही पड़ेंगे। अगर इस देश की 140 करोड़ जनता से आप पेपर मांग रहे हो, मांगते हो, कभी कभी मांग लेते हो, तो ये जनता आपसे भी पेपर मांगेगी। और अगर अभी नहीं दिखाओगे तो जब वो आपको उठाकर फेंक देगी तब तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि न ईडी बदलने वाली है, न सीबीआई बदलने वाली है, न आईटी बदलने वाली है, तो यही रहेगी। आज आपके इशारे पर काम कर रही है, कल दूसरे के इशारे पर यही काम करेगी जो आज आप करवा रहे हो। आपने ही जो शुरुआत की, कहते हैं ना, जो कुआं दूसरों के लिए खोदता है वो उसी में गिरता है। इतना बेजा इस्तेमाल सीबीआई, ईडी और आईटी का शायद ही किसी सरकार ने किया होगा। और आपके तो आरएसएस वाले और इसी अरविंद केजरीवाल और आरएसएस के लोगों से, अपने लोगों से आपने यही
कोशिश की थी कि सीबीआई को स्वतंत्र होना चाहिए, प्रचार करवाया था सीबीआई एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लोकपाल होना चाहिए, कहां गया सब? खैर, वो गांव में एक कहावत है, गांव में कहावत है कि भैंस परी अहिर के पाले, ले दौड़ावे ताले ताले। अब इस देश की जनता आपके हाथ पड़ गई है, सत्ता आपको मिल गई है, कर लीजिए जो जितना जुल्म करना है। कब तक?